तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत करते हैं एक और नई वीडियो में। आज हम लेकर आ चुके हैं एपिसोड नंबर 6 को। आई होप आपको पसंद आएगी यह वीडियो। तो लास्ट एपिसोड में आप सभी लोगों ने देखा था कि किस तरीके से जो जेयून होता है हमारा हीरो, वह सेंसेस के पास पहुंच जाता है और उससे कह लगता है कि मैं आपको ठीक कर दूंगा, और उसकी जो स्किल है सैक्रिफाइस उसको कॉपी कर लेता है अपने ब्लैक कार्ड का इस्तेमाल कर। तभी उसे सिस्टम की तरफ नोटिफिकेशन भेजा जाता है। उसमें कहा जाता है कि तुमने सैक्रिफाइस स्किल को कॉपी कर लिया है और अब तुम्हें बिल्कुल भी पेनल्टी का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। तुम्हें की स्किल को इस्तेमाल करने के लिए पेनल्टी नहीं लगेगी क्योंकि तुमने एक ब्लैंक कार्ड का इस्तेमाल किया है। ये देखने के बाद जेयून काफी ज्यादा खुश होता है। तभी सेंसेस उससे कह लगती है, आखिरकार तुम हमारी गिल्ड से क्या चाहते हो ताकि तुम मुझे हील कर सको। और तभी सेंसेस मन में सोचते हुए कहने लगती है कि ये एक ऐसा फैक्ट यहाँ पर जी मुझे सिर्फ क्योर कर सकता है, यही मेरे लिए काफी है कि मैं इसके साथ बैठकर नेगोशिएट कर लूँ। लेकिन जरा ऐसे देखो सही, इसको देखकर तो ऐसा लगता है कि इसने अभी अभी अपना हाई स्कूल को स्टार्ट किया है और मैं इस जैसे यंग बच्चे पर विश्वास बिल्कुल भी नहीं कर सकती। और इस बात पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि ये अभी भी मुझे नेगोशिएशन करना चाहता है मेरे से। यहाँ पर वो यूनिवर्स गिल्ड मास्टर के सामने खड़ा हुआ है, फिर भी ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तभी जो जेन होता है उससे कह लगता है कि आप मेरे स्पॉन्सर बन जाओ। जी सुनकर वो गिल्ड मास्टर यानी कि सेन काफी सरप्राइज होती है और कह लगती है, क्या स्पॉन्सर, और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी मदद करूं एक रेडर के तौर पर गिरोह होने में, तुम यही चाहते हो ना। और वो खुश होते बोल लगता है, तुमने बिल्कुल सही समझा, मेरे बहुत बड़े सपने हैं और अगर मुझे अपने सपनों को पूरा करना है तो मुझे इसके लिए पैसा और कनेक्शन दोनों ही चाहिए, और तो और काफी ज्यादा चीजें चाहिए उनके साथ में। और इस समय पर मैं यूनिवर्स गिल्ड को चाहता हूँ कि मुझे सपोर्ट करें। और तभी सेंसेस मान जाती है और इससे कह लगती है, अगर सच में तुम्हारे पास इतनी ज्यादा हिम्मत है ऐसा कुछ करने की, तो ये वाकई में बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा मेरे लिए तुम पर इन्वेस्ट करना। और तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता है कि तुम्हारे अंदर काफी ज्यादा टैलेंट भी भरा हुआ है, और इसे घूरने लगती है। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है मेरी। ये सुनने के बाद जीवन काफी ज्यादा सरप्राइज होता है, सोचते हुए लगता है, कंडीशन, ये किस तरह की कंडीशन के बारे में बात कर रही है। और इसे देखो तो सही, इसके लिए कितनी ज्यादा डेस्परेट हो रही है कि वो हील हो जाए, लेकिन फिर भी मेरे सामने ये कंडीशन रख रही है, वो भी इस हालत में। और ये भी जानती है कि अकेला ही मैं ऐसा बंदा हूँ इस पूरी दुनिया में जो कि इसे हील कर सकता है। लेकिन जरा देखो सही, इसने अभी तक अपने होश बिल्कुल भी नहीं खोए और अपने आप को शांत बनाई हुई है। ये क्या इसलिए हो रहा है क्योंकि ये यूनिवर्स गिल्ड की गिल्ड मास्टर है। और तभी उसे पूछ लगता है, कंडीशन, किस तरह की कंडीशन। और तभी कहने लगती है कि जैसे कि तुम्हें पता होगा कि जो मेरी इलनेस है वह एक पर्सनल प्रॉब्लम है और इसका यूनिवर्स गिल्ड के साथ कोई भी कुछ भी लेना देना नहीं है। लेकिन तुम्हारी जो इच्छा है वो सिर्फ मेरा अकेले का सपोर्ट नहीं, बल्कि मैं पूरी की पूरी मेरी यूनिवर्स गिल्ड का सपोर्ट चाहिए तुम्हें, और बिना कॉस्ट के तुम्हें सपोर्ट करना पॉसिबल नहीं है, शायद हो जाए। और तभी जो ये बात सुनने के बाद कह लगता है, अच्छा तो तुम मुझसे कहना चाहती हो कि यह तुम्हारे लिए इक्विवेलेंट एक्सचेंज बिल्कुल भी नहीं है। अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारी कंडीशन पहले सुन लेता हूँ, फिर मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे क्या करना है। और मन में सोचते हैं कह लगता है, दूसरे केस में देखा जाए तो अगर सबसे ज्यादा परेशानी होगी जो क्योर नहीं है वो तुम हो, ना कि मैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ, मुझे ही लगता है कि ये कोई अनरीजनेबल तरह की कंडीशन बनाएगी। और यूनिवर्स गिल्ड की जो गिल्ड मास्टर सेंटेस है वो उससे कहने लगती है, तो अच्छा तुम ये मुझे बताओ आखिरकार तुम कौन सी गिल्ड को ज्वाइन करना चाहते हो। ये सुनते ही वो टोटली सरप्राइज होता है और ये सब सुनने के बाद कहने लगता है, क्या ये बंदी सच है मुझे अपने गिल्ड में ज्वाइन करने के लिए इस समय स्काउट करने में लगी हुई है, क्या तुम सच में सीरियस हो रही हो। तभी सेंटेस कहने लगती है, तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं कोई ऐसी बंदी नहीं हूँ जो इस समय पर इस तरीके के बकवास जोक मारूंगी। और यहाँ पर कुछ ऐसे रीजंस भी हैं जिसके कारण मैं तुमसे यह सब पूछने में लगी हुई हूँ। पहला फैक्ट ये है कि मैं इस यूनिवर्स गिल्ड की गिल्ड मास्टर का यह पता लगा लिया कि मुझे एक बहुत ज्यादा खतरनाक बीमारी है। ये एक सबसे ज्यादा क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है जिसका तुमने पता लगा लिया है, और तुम्हारे पास ये जानकारी होने का मतलब तुम्हारी जो इन्वेस्टिगेटिंग एबिलिटी है वो बहुत ज्यादा हाई है। और दूसरी तरफ जो जेयून होता है, वन में उसको क्या लगता है, सीधी सी बात है क्योंकि मैं पास से आया हूँ तो मुझे पता हुआ है कि आखिरकार आगे क्या होने वाला है, लेकिन मैं इसको इस तरह कुछ भी नहीं बोल सकता। और तभी जो सेंदेश होती है वो उससे कहने लगती है, सेकंड बात ये है कि तुमने मेरी सैक्रिफाइस स्किल को कॉपी कर लिया है, और मैंने आज तक पूरी लाइफ में ऐसे किसी भी बंदे या किसी भी स्किल के बारे में नहीं सुना है जो किसी भी स्किल को कॉपी कर सके, खासकर यूनिक स्किल को, और शायद फ्यूचर में भी ऐसा कोई नहीं आने वाला। और जरा इस बात को सोचो, इमेजिन करो कि तुम आखिरकार और ज्यादा कितनी स्किल्स को कॉपी कर सकते हो, और इस बात की जो प्रोबेबिलिटीज है वो एंडलेस है। और ये बात सुनने के बाद जीवन क्या लगता है, क्या यहाँ पर कोई तीसरी बात भी है। तभी सेंटेंस उसे क्या लगती है, हाँ है यहाँ पर, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है थर्ड बात। तीसरी बात ये है कि मैं यहाँ यूनिवर्स गिल्ड की गिल्ड मास्टर तुम्हारे सामने खड़ी हुई है, लेकिन तुम्हारे चेहरे को देखकर तो बिल्कुल नहीं लगता कि तुम घबराए हुए बिल्कुल भी। जरा देखो सही एक बच्चे को जो कि बिल्कुल भी नर्वस नहीं है मेरे सामने होने का बावजूद भी। ये वाकई में बहुत ज्यादा अपीलिंग है मेरे लिए। तो बताओ ये क्या काफी नहीं है तुम्हारे लिए इतने सारे रीजन तुम्हें अपनी गिल्ड में रिक्रूट करने के लिए। और तभी जेयून अपने पास्ट के बारे में सोच लगता है, मतलब पास्ट लाइफ के बारे में, और बताता है कि जब
फ्यूचर में जाकर जब इस समय पर ये बीमार पड़ जाएगी यूनिवा गिल्ड गिल्ड मास्टर जैसे एंथेस, तो जो यूनिवा गिल्ड है वो पूरी तरीके से कोलैप्स हो चुकी थी। लेकिन प्रेजेंट ही कंडीशन में इसमें कोई भी शक वाली बात नहीं है कि ये एक इस कंट्री की नंबर 1 गिल्ड है। अगर मैं यूनिवा गिल्ड में अभी ज्वाइन कर लेता हूँ तो मैं इस बात को लेकर श्योर हूँ कि फ्यूचर में मुझे काफी ज्यादा रिस्पेक्ट मिलेगी और अच्छा ट्रीटमेंट भी मिलेगा। और मुझे भविष्य में अगर सच में जाकर ग्रो होना है और अपनी स्किल्स को अच्छे से बढ़ाना है तो मुझे एक गिल्ड को तो ज्वाइन करना ही पड़ेगा। और तभी जो जेहिन होता है ये सोचकर सुनने के बाद उससे बताने लगता है कि क्या यह इलीगल नहीं है एक स्टूडेंट और गिल्ड के बीच में इतना जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट बना लेना, और तो और मैं एक लीगल एडल्ट भी नहीं हूँ। ये सुनने के बाद सेंथेस स्माइल मारती है और उसे कह लगती है, क्या तुमने कभी प्रायोरिटी नेगोशिएशन राइट्स के बारे में सुना है? ये सुनने के बाद कभी सरप्राइज हो जाता है जेहिन और कहने लगता है, क्या प्रायोरिटी नेगोशिएशन राइट्स? यह वह राइट है यहाँ पर जो गिल्ड्स होते हैं वे अपने पसंदीदा कैंडिडेट को मतलब रेडर कैंडिडेट को खुद ग्रो करते हैं जो कि अभी तक एडल्ट नहीं है। और एक बार जो एडल्ट है वो ग्रो हो जाए तो सबसे तो प्रायोरिटी रहती है जो गिल्ड को इनवाइट, जो गिल्ड उस बंदे को इनवाइट कर सकता है जिसने भी उसे सपोर्ट किया है उसकी। और सबसे पहले अगर वो बंदा कॉन्टेक्ट करेगा तो वो उसी गिल्ड को करेगा। और नॉर्मली देखा तो ये ऑफर सिर्फ उन्हीं को मिलता है जो नंबर 1 के जीनियसेस होते हैं। और जरा इस बात को सोचो सही, मैंने इस बार के बारे में कभी भी ध्यान भी नहीं दिया था, ना सोचा था कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब मेरे को ये ऑफर मिलेगा। और मेरे रिग्रेस होने से पहले तो मैंने एक छोटी सी छोटी गिल्ड को भी मना कर दिया था कि मैं उन्हें ज्वाइन करूंगा। और एक दूसरे घूरने लगते हैं सोचते हुए। और तभी सेंथेस में कहने लगती है सोचते हुए, जरा इस बंदे को देखो सही, अभी भी इसको देखकर ऐसा लगता है इसकी जो साइड दूसरी साइड है वो बिल्कुल बच्चे सी लग रही है। और उससे कहने लगती है, हम कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारे घर पर भेज देंगे, एक बार तुम अपना एड्रेस हमें दे दोगे तो। और इसे डिसाइड करने से पहले एक बार तुम अच्छे से सोच भी सकते हो। और तभी जेन उससे लगता है, पहले हील करना मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यह मेरे लिए काफी ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन मेरे को अभी इसी समय डिसाइड करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले मुझे हीलिंग पे ध्यान देना है और मेरे लिए ये बिल्कुल भी लेट नहीं होने वाला अपना नेक्स्ट कदम उठाने के लिए। और तभी वो सेंथेस से कहने लगता है, चलो मैं हीलिंग स्टार्ट करता हूँ। और वो सेंथेस के खिलाफ अपनी हीलिंग एबिलिटी इस्तेमाल करने लगता है। और जो बॉडीगार्ड होता है वो देख रहा है सब कुछ और टोटली कंफ्यूज होता है। और सुमन में सोचते हुए लगता है, मैं इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर सकता कि आखिरकार यहाँ पर जो चल रहा है उस पर तो। और तभी वह अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करने लगता है ताकि वह सेंथेस को बिना किसी परेशानी के हील कर सके। और वह अंकल यानी कि जो भी है वो बंदा बॉडीगार्ड वगैरह वो करते ही कंफ्यूज होता है और बहुत ज्यादा डर घबरा रहा होता है। और वो लगता है, मैंने इस इफेक्ट के बारे में अपने आंखों से देखा हुआ है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि ये इसका सैक्रिफाइस है। और हमने अपने गिल्ड मास्टर की इस बीमारी को ठीक करने के लिए कितने ज्यादा डॉक्टर्स को चेक कराया और कहाँ नहीं घूमे ताकि हम अपने गिल्ड मास्टर को ठीक करा सके इस बीमारी से। और ये कोई ऐसी वैसी इलनेस नहीं थी, ये एक ऐसी इलनेस थी जिन्होंने अपनी हीलिंग के लिए पूरा करियर और पूरी लाइफ दे दी, वह भी इसे हील नहीं कर पा रहे थे। क्या ये पॉसिबल है? सच में यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि इस चीज को इतनी आसानी से इसने हील कर दिया। और दूसरी तरफ हम जेन को दिखाया था जो कि अपनी सैक्रिफाइस स्किल का इस्तेमाल करने में लगा हुआ है। और तभी उसे नोटिफिकेशन आता है कि तुम्हारी सैक्रिफाइस स्किल एक्टिवेट हो चुकी है, एक हीलिंग मैजिक की वेव तुम्हारी बॉडी के थ्रू जा रही है। और तभी हमें सेंथेस को दिखाया जाता है जिसकी बॉडी की कंडीशन धीरे धीरे कर ठीक होना स्टार्ट हो जाती है। और वो कतई सरप्राइज होती है देखने के बाद और काफी ज्यादा खुश भी, और कहने लगती है, मेरी बॉडी तो वाकई में हील होना स्टार्ट हो गई। और बॉडीगार्ड भी ये देखकर काफी ज्यादा खुश होता है और मन में सोचते क्या लगता है, ये तो सच में एक क्यूरेबल आइडिया है और इसके लिए सच में काम कर रही है। और कतई पहुंचे तो उसकी आंखें चमक से भर जाती है और वो उससे माफी मांगने लगता है। जेन से क्या लगता है, जो भी मैंने आपके साथ अभी व्यवहार किया था मैं उसके लिए दिल से माफी मांगता हूँ, प्लीज हमारे गिल्ड मास्टर का अच्छे से ख्याल रखना और उसे हील कर दीजिएगा। और तभी जेन से कहने लगता है, अच्छा ये सब ठीक है, मैं भी इस बात पर विश्वास नहीं करता कि एक बच्चा यह क्लेम कर रहा है कि वह किसी को हील कर सकता है, तो तुम्हें इस तरीके से माफी मांगने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तभी बॉडीगार्ड उससे कहने लगता है, लेकिन फिर भी मुझे तुमसे सिंसियरली माफी मांगनी है जो भी मैंने तुम्हारे साथ रूड व्यवहार किया था। तभी एक और नोटिफिकेशन आता है और उसे क्या लगता है, टारगेटेड पर्सन की जो इलनेस है तुमने बिल्कुल कम्प्लीटली उसे सक्सीड हो चुके हो हील करने में। तुम्हारी जो पैसिव स्किल इमरजेंसी फर्स्ट एड है उसका जो लेवल है वो 19 पहुंच चुका है। और ये देखने के बाद वो काफी ज्यादा खुश होता है। जी उसे क्या लगता है, मेरी जो एबिलिटी है मैंने पूरा इस्तेमाल कर लिया है और ये जो टास्क है वो कम्प्लीट हो चुका है, अब तुम यहाँ से हिलने का मूव पे ट्राई कर सकती हो। और जो सेंथेस होती है वहाँ से उठती है और वो बाहर खिड़की की तरफ जाकर देखती है और उसकी जो फुल बॉडी है वो वापस से नॉर्मल में आ चुकी होती है। और इतना ज्यादा खुश होती है और इतना ज्यादा खुश होती है कि उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं और कहने लगती है, मेरी सारी बीमारी जा चुकी है। और रोती हुए अपने दिल से शुक्रिया करती है उसका और उससे पूछ लगती है, खैर ये सब छोड़ो, क्या तुम्हें इस स्किल का इस्तेमाल करते हुए पेनल्टीज का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा? और तुम्हें पेनल्टीज तुम्हें जरूर मिलेंगी ना। लेकिन वो उस मैसेज को याद करता है, यहाँ पर ब्लैंक कार्ड की इस्तेमाल करते हुए स्किल का कोई भी पेनल्टी इस्तेमाल नहीं होगी। और वो उससे कहने लगता है, मैं बिल्कुल भी ठीक रहूंगा, तो तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। और अगर मेरे साथ कभी ऐसा होता है तो तुम मुझे हील कर सकती हो।
ये सुनने के बाद जो हेनरिस होती है काफी तो खुश हो जाती है और कहने लगती है जितना तुम चाहो उतना, और अपना बिजनेस कार्ड उसे देती है और कहने लगती है तुम्हारी जो भी डिमांड्स है मैं उन्हें पूरा करने की पूरी दिल से कोशिश करूंगी। तो जब भी तुम्हें किसी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, और उस बारे में मैं जरूर सोचना जिस बारे में हमने बात की है, इसे एक पॉजिटिव लाइट के तौर पर देखना। और वो उसके बिजनेस कार्ड को ले लेता है और उसे कहने लगता है यहाँ पर कुछ ऐसा है जो मैं तुमसे मांगना चाहता हूँ इस समय पर, अभी के अभी। तभी हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर एक कार में से वह बॉडीगार्ड उस जेन को उतार रहा है, और जेन उस रॉयल्स में से बाहर निकलता है और पूछता है यह वह जगह है क्या, और वो बॉडीगार्ड बताता है यह वह लो रैंक का डांजन है जो कि युनवा गिल्ड के कंट्रोल में है इस समय पर। और इस गेट को देखने के बाद जो जेन होता है वो मैंने सोचते कहने लगता है जो माइल्स एकेडमी वह एक ऐसी जगह है यहाँ पर हर तरीके के जीनियस पढ़ने के लिए आए हुए हैं, और अगर मुझे उस जैसी जगह पर सर्वाइव करना है तो मुझे जल्द से जल्द लेवल अप करना होगा और अपने लेवल को बढ़ाना होगा और भी ज्यादा पावरफुल बनते हुए। तभी वह बॉडीगार्ड उससे कहने लगता है कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल हीलिंग आइटम्स और सिंपल टूल्स तैयार कर रखे हैं, और इस ताकि तुम बिना किसी परेशानी के और ज्यादा किसी घबराहट के इस डंजन को क्लियर कर सको, और ये सब एक नेसेसरी आइटम्स है। और बात रही तुम्हारे इक्विपमेंट्स की तो हम तुम्हें गिल्ड की तरफ से कुछ आइटम्स प्रोवाइड कराएंगे, और अभी के लिए तुम इस छड़ी का इस्तेमाल कर सकते हो। और इसे देखने के बाद जेन कहने लगता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया ये छड़ी मुझे देने के लिए। तभी बॉडीगार्ड से पूछ लगता है क्या तुम ठीक रहोगे इस डंजन को इस तरह से क्लियर करने के लिए। यह भले ही एक ई रैंक का डंजन हो लेकिन फिर भी इस डंजन में अकेले जाना काफी ज्यादा डेंजरस हो सकता है। क्या यहाँ पर कोई ऐसा रीजन है जिसके कारण तुम अकेले जाना चाहते हो। तभी जेन उससे कहने लगता है वेल मैं यहाँ पर बस अपना लेवल अप बढ़ाना चाहता हूँ और कुछ नहीं। ये सुनने के बाद जो बॉडीगार्ड होता है वो अपनी इन्वेंट्री खोलता है और उसमें से एक स्टोन निकालता है और कहता है ये तुम्हारे लिए काफी ज्यादा सेफ होगा अगर ये तुम अपने पास रखो। ये सोचते देखने के बाद वो सरप्राइज होता है। तभी बताता है बॉडीगार्ड कि यह एक रैप स्टोन है, अगर तुम इस स्टोन को तोड़ दोगे डंजन के अंदर जाने के बाद तो तुम सीधे गिल्ड के सामने प्रकट हो जाओगे, और जिस समय पर तुम सबसे ज्यादा डेंजरस में हो तब इसे इस्तेमाल कर लो। प्लीज तुम इसका इस्तेमाल कर सकते हो। मैं तुमसे पहले जो व्यवहार किया था उसके लिए माफी के तौर पर ये देना चाहता हूँ, और मेरे ग्रेटिट्यूड की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमारे गिल्ड मास्टर को हील कर दिया। अगर तुम इस चीज को ले लेती हो तो मैं इस बात को लेकर काफी ज्यादा अप्रिशिएट करूंगा। और ये देखने के बाद जेन उसका शुक्रिया करता है, और वहाँ पर हमें गेट को खोलते हुए दिखाया जाता है और उसमें एक पोर्टल खुल जाता है और जेन उसके अंदर जाना स्टार्ट कर देता है और कहने लगता है अंदर जाती हो कि मैं इस डंजन के अंदर जो मैजिक पावर महसूस करने में लगा हूँ वो क्लियरली ई रैंक की है, तो मुझे इसे क्लियर करने में ज्यादा परेशानी नहीं आने वाली। तभी बॉडीगार्ड उससे कहने लगता है हाँ प्लीज इस बात का बिल्कुल भी ध्यान रखना, और यह बात बिल्कुल मत भूलना कि तुम अगर किसी परेशानी या किसी खतरनाक सिचुएशन में फंस जाओ तो उस रैप स्टोन का इस्तेमाल कर लेना। तभी जेन स्माइल मारता है पीछे मुड़ती है, उससे कहने लगता हाँ बिल्कुल क्यों नहीं, तो अब मेरा समय आ चुका है कि मैं अंदर जाऊँ। और बस पोर्टल में घुस जाता है और नोटिफिकेशन आता है कि तुम एक डंजन में घुस चुके हो। तभी अचानक से उसकी डंजन की जो एंट्री होती है उसमें कुछ ग्लिच आ जाती है और उसका जो टेलीपोर्ट पोजीशन की जो कलर होता है वो चेंज होना चालू हो जाता है। तभी उसके कुछ काफी तरीके के हाथ उसे खींचना चालू कर देते कहीं और पर। ये देखकर जेन सरप्राइज होता है और कहने लगता है आखिरकार यहाँ पर क्या चल रहा है मेरे साथ। और नोटिफिकेशन आता है कि तुम्हारे पास जो न्यूरल सिस्टम है उसके कारण तुम्हें कहीं और पर स्पेसिफिक एरिया में ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, और एक बहुत बड़ा हाथ उसे कहीं और खींच कर ले जाता है। और नोटिफिकेशन में आता है कि तुम्हारी जो करंट लोकेशन है वो हेलियम्स के लैंड ऑफ द डेड में है। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है हमारी सेंथियस की तरफ, जो कि एक प्रोफाइल देखते हुए काफी ज्यादा सोच रही है, कंफ्यूज होती है, और जेन की प्रोफाइल उसके हाथ में होती है और कहने लगती है देखते हुए क्या वह डंजन के अंदर बिल्कुल ठीक रहेगा। जहाँ पर उस बात को याद कर रही होती है जहाँ पर जेन ने उससे पूछा था कि अगर मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ क्या तुम मुझे अपना लो रैंक का डंजन उधार दे सकती हो। और तो और मैं उस डंजन में अलोन मतलब अकेले एंटर करना चाहता हूँ, और इस बात को लेकर काफी ज्यादा टेंशन में हो रही है और सोचने लगती है वो एक ई रैंक डंजन है और किसी ऐसे रेडर कैंडिडेट के लिए जो सोलो उसे क्लियर करना चाहता है यह एक इम्पॉसिबल टास्क है। भले ही उसके पास काफी ज्यादा टैलेंट हो लेकिन वह इस समय पर अनपॉलिश्ड जेम है। यहाँ पर ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि वह बच्चा इस बात को बिल्कुल भी नहीं जानता, लेकिन फिर भी इसने मुझसे इस बारे में पूछा ताकि वह डंजन में अकेला एंटर कर सके। और स्माइल मारने लगती है सोचते हुए आखिरकार तुम्हारे पास किस तरीके का प्लान है इस डंजन को क्लियर करने के लिए। और तभी उसका दरवाजा कोई खटखटाते हुए गिल्ड मास्टर को बुलाने लगता है और वहाँ से आवाज आती है मैं पार खाना हूँ, क्या अंदर आ सकती हूँ। तभी उसे परमिशन दे देती है और तभी वहाँ पर एक लड़की मौजूद होती है और वहाँ पर आ जाती है ब्लैक ड्रेस में, कभी बवाल लग रही है। और तभी वो पूछती है उससे जो तुमसे मैंने रिक्वेस्ट की थी क्या तुम्हारे पास वह मौजूद है। और तभी पार खाना उसे बताती है हाँ ये यहाँ पर है, और उसे प्रोफाइल पकड़ाती है। वो पहले प्रोफाइल नहीं थी, ऐसे कुछ डॉक्यूमेंट थे, अब रियल प्रोफाइल है। और बताने लगती है हाना कि मेरे पास जीवन की सारी डिटेल्स इस प्रोफाइल में मौजूद है, और गिल्ड मास्टर का शुक्रिया कहती है और उस फाइल को रीड करना चालू कर देती है।
और हाना मन में सोचते कह लगते ये काफी ज्यादा रेयर है कि गिल्ड मास्टर पर्सनली किसी बंदे को जाकर हायर करे, रिक्रूट करना चाहती है और स्काउट करती है। और गिल्ड मास्टर ने इस बारे में पहले से देख लिया होगा इसको। आखिरकार किस बात में लेकर ये इतना ज्यादा स्पेशल बंदा है, खुद गिल्ड मास्टर जाके उसे स्काउट कर रही है, ऐसी क्या खास बात है इसके अंदर। और वो प्रोफाइल चेक करती है और जैसी प्रोफाइल चेक करती है तो उसको मुंह फटा का फटा रहता है इसका, ज्यादा मुंह मत फाड़, नहीं कुछ चला जाएगा हमारे बंदों का। और बहुत ज्यादा शौक होते हुए लगती है आखिरकार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये एप्लीकेंट तो एक वॉरियर क्लास की है, तो आखिरकार इसने मैजिक कैसे इस्तेमाल किया। और पेज को पलटती है और जैसे पेज पलटती है तो उसकी आंखें थोड़ा पूरी पूरी फटी रह जाती है इसकी 464 के तौर पर, और कभी सरप्राइज होती है और कहने लगती है क्या ये सच में एक्यूरेट है। तभी हाना उसे बताने लगती है अगर जो इसका रिजल्ट है मशीन के द्वारा मेल फंक्शन नहीं हुआ होगा तब तक यह रिजल्ट एक नंबर का एक्यूरेट और बिना किसी डाउट के। यहाँ पर उसका जो मैजिशियन क्लास एप्टीट्यूड है वो 97% देखने के बाद इसकी फटके नहीं पूरी पूरी एकदम बॉम्ब में से फटके अलग हो जाती है और सारे फ्यूज बल्ब सब उड़ जाते हैं इसके। और उसको पढ़ने के बाद तो तभी उस बॉडीगार्ड को कॉल करती है और कहने लगती है जब जेजन बाहर आ जाए उस डांजन से तो उसे तुरंत मुझे बताना मुझसे मिलने के लिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, जब भी जो मुझसे मिलना चाहता है तो मैं जल्दी से जल्द उससे मिलना चाहती हूँ। तभी ये सुनने के बाद बॉडीगार्ड कतई सरप्राइज होता है और कहने लगता है आखिरकार तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। और तभी वो कहती है कि मुझे पर्सनली जाकर यह चेक करना होगा उस बंदे का टैलेंट जो कि जेजो इस वक्त पजेस करके रखा हुआ है। तभी नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है, यहाँ पर काफी ज्यादा नोटिफिकेशन आ रहे होते हैं उसके डांजन एंटर करने के कारण, और वो बोल रहा होता है कि तुम्हें एक स्पेसिफिक लोकेशन में भेज दिया गया है, लैंड ऑफ द डेड। और वो दूसरी जगह टेलीपोर्ट हो जाता है और धड़ाम से आकर कहीं गिरता है। ये देखकर उसकी स्थिति हो जाती है और वो देखता है कि उसका जो एरिया है आसपास का वो बहुत ही ज्यादा अलग है जो इन्फॉर्मेशन मुझे प्रोवाइड कराई गई थी उस समय पर, और काफी ज्यादा टर्म्स बाहर निकल आती है। और वो देखकर सरप्राइज होता है और अपने आप को उठाता है और उसे अजीब सा महसूस होने लगता है और बहुत जोरों जोरों से खांसना चालू कर देता है और बोलता है शिट, आखिरकार मैं हूँ कौन सी जगह पर और यहाँ पर चल क्या रहा है मेरे साथ, क्या मेरी झंडो रखी है। तभी सामने से कुछ चमकता हुआ दिखाया जाता है, वहाँ पर एक अनडेड को दिखाया जाता है जो कि एक एरो टाइप का कुछ पकड़ा हुआ है और वो वहाँ पर अपने बाव से एरो शूट करना चालू कर देता है अनडेड। और वो स्केलेटन की जो स्किल होती है वो उसके खिलाफ चला देता है और जेन उस बात को नोटिस कर लेता है अचानक से और अपने आप को बचाने के लिए डॉज तो करता है, लेकिन वह एरो उसके कनपट्टी में निकल जाता है और वह पीछे मुड़कर देखता है तो किसी की परछाई दिखाई देती है और वह स्केलेटन उसकी तरफ बढ़ने लगता है और एक और नया एरो निकालता है ताकि वह उसको शूट कर सके और वह अपने बाव से उसको शूट करना चालू कर देता है। ये देखते हुए जेवन होते काफी घबराने लगता है और क्या लगता है क्या ये एक पैरालिस्टिक पॉइजन है। ये मेरे लिए वाकई में बहुत ज्यादा परेशानी भरी चीज है और अपने आप पर उस सैक्रिफाइस स्किल का इस्तेमाल करता है और अपने आप को हील कर लेता है। तभी अचानक से अपने आप को हील करता ही है तभी किसी का बहुत बड़ा हाथ वहां से निकलता है और एक और अनडेड वहां पर आ जाता है और उसमें से ऑरा काफी ज्यादा खतरनाक निकलने में लगा हुआ है और उसके चारों तरफ ब्लैक ब्लैक कलर की कुछ सोल्स टाइप कुछ आ जाती हैं जिसको देखकर वो घबराने लगता है और देखता है कि उसके सामने काफी सोल्जर्स आने में लगे हुए उससे फायर करने के लिए और जो स्केलेटन सोल्जर्स बाव और एरो लेकर उसके सामने खड़ा हुआ था वह उसे शूट कर देता है, लेकिन वह अपने हाथों से उस एरो को रोक तो लेता है और कहता है सीरियसली ये तो वाकई में एक नंबर का फकिंग स्टूपिड है और इस एरो को वहीं पर तोड़ देता है। दूसरी तरफ वह अपना टास्क पूरा कंप्लीट करने में लगा हुआ होता है, सोलो डांजन को क्लियर करने की कोशिश कर रहा है और हमें अगली तरफ दिखाया जाता है उसकी बचपन की फ्रेंड को जो कि अपने बेड पर लेटी हुई है किस तरीके से। भाई साहब कोई कांड कर गया ना तो बहुत कुछ नहीं होगा। और वह उस सेंटिस्ट के फोटो को देखे जा रही होती है और वो अपने मन में सोचते कहने लगती मेन जेयन अगर तुमने यहाँ पर आने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें सच में अपने हाथों से मार दूंगी। यह लड़की इस समय पर बहुत ज्यादा डरावनी लगने में लगी हुई है और बताती है कि उस बंदे को जेयन को पता हुआ है कि मैं डायरेक्शन के साथ काफी ज्यादा बुरी हूँ और फिर भी उसने मुझे अकेले छोड़ने की हिम्मत की। मुझे पता था ये बंदा इतना ज्यादा नाइस कैसे हो सकता है मुझसे और इसने मेरे को उस यूनी की स्पीच में फॉलो भी किया और जरा इस बंदे को देखो तो इसने उस वहां पर जाकर मुझे फक कर दिया। मैं गलत मत सोचना है, शब्द का इस्तेमाल हो रहा है गाली देते हुए। मैं इस बंदे को बिल्कुल भी समझ नहीं पा रही हूँ और वहीं पर लेट जाती है तो चेहरा तो लाल पड़ रहा है, लक्षण कुछ ठीक नहीं लग रहा है, प्यार का कीड़ा उग तो नहीं रहा कहीं। और यहाँ पर वो मूवमेंट को याद कर रही होती है जहाँ पर उसने पहले जेयन से कहा था कि मैं ऐसी जगह को सबसे ज्यादा नफरत करता हूँ यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ हो, और कहती है कि यह बंदा ऐसा मुझसे हमेशा कहा करता था, लेकिन अचानक से उसके दिमाग में क्या आया, वो अचानक से एग्री हो गया मुझे मेरे साथ स्पीच में जाने के लिए। और तभी वो बचपन के बारे में सोचने लगती है जहाँ पर मुझसे कह लगता है एक झूले पर बैठते हो, आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, चलो मेरे साथ स्कूल चलो, आई मीन घर चलो सॉरी। और वो बताती है कि वो हमेशा मुझे घर पर लेकर जाया करता था अपने साथ में, लेकिन अचानक से उसने मुझे वहाँ पर अकेला छोड़ दिया इस भीड़ में। और दूसरी तरफ उसे देखो तो उसने अपनी जो क्लास थी वो भी बदल ली है, पहले वो वॉरियर क्लास में था और अब उसने अपनी क्लास बदलकर मैजिशियन क्लास में कर लिया है। आखिरकार जी किस तरह की बुलशिट करने में लगा हुआ है इस समय पर।
वह मुझसे हमेशा कहा करता था कि वह एक मार्शल आर्टिस्ट बनेगा और बहुत बहुत ज्यादा हार्ड तरीके से उसने अपने आप को ट्रेन भी किया था। अगर यहाँ पर सच में किसी तरीके की मोटिवेशन है जिसके कारण उसने अपना पाथ बदल लिया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाकई में बहुत ज्यादा मायने रखता है उसकी इतनी ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग को छोड़कर। यहाँ पर कोई भी इसके अलावा एक्सप्लेनेशन मौजूद नहीं है। मेन जेयून की जो पर्सनैलिटी है वो वाकई में बहुत ज्यादा केयरफुल है। जब भी हम कुछ खाने के लिए बाहर जाया करते थे तब भी, या हम कम से कम 10 मिनट यानी कि 10 मिनट लिया करता था हमें ये चूज करने के लिए आगे से क्या खाना है। ये इतना ज्यादा इंडिसिसिव है। लेकिन अचानक से वह एक समय पर ऐसा समय आया, इस समय पर नया इसको देखकर तो ऐसा लगता है कि अचानक से ये बंदा एक पूरा का पूरा एक नया बंदा बदल चुका है, पूरा नया बंदा बन चुका है। और अच्छा, यह सोचते सोचते अपना मोबाइल उठाती है और उसे मुझे मैसेज करते हुए कह लगती है कि तुम ये, मैं उम्मीद करती हूँ कि ये तुम इस बात को भूलने गए होगे कि तुम मुझे उस समय पर अकेला छोड़ के गए थे। मैं तुम्हें जिंदा मार दूंगा। और सीन वापस से शिफ्ट होता है उसी डांजन पर जहाँ पर वेट अनडेड से फाइट करने में लगा होता है। लेकिन जो उसके एक्सप्रेशन है वो ठीक नहीं लग रहे होते हैं और क्या लगता है क्या ये सब मॉन्स्टर के कारण हो रहा है। और चैन की सांस लेता है और सामने देखता है तो उसके सामने 4 रैट्स आते हैं, उसके साथ स्केलेटन, आर्चर और ड्रैगन, जो कि ड्रैगन मतलब खंजर का इस्तेमाल करते हैं फाइट करने के लिए। क्या यहाँ पर हर तरीके का, हर प्रजाति का एक बंदा मौजूद है। और इन्हें देखो तो जरा, इनको देखकर तो ऐसा लगता है कि यह लोग एक ऑर्गेनाइज पार्टी है और मैं इन्हें हराना चाहता हूँ। कम से कम मेरे पास ये छड़ी तो मौजूद है यार। और वो उस छड़ी के देखता है, डिटेल्स होते हैं, नाम लिखा होता है लोटस गिल्ड के एंट्री लेवल स्टाफ, जिसे लोटस गिल्ड के ब्लैक स्मिथ के द्वारा फोर्ज किया गया है। और उसमें से माना जनरेट होना चालू होता है और वो मैजिक करना चालू कर देता है। हेलमियर वह एक ऐसा वर्ल्ड है यहाँ पर सिर्फ डेड मौजूद है, जिसे लोकी की डॉटर्स के द्वारा देखा जाता है। ये 9 वर्ल्ड्स में से एक ऐसा वर्ल्ड है जो नॉर्स मिथोलॉजी में मौजूद है। और जो डंजन्स बनाए गए थे वह उन 7 वर्ल्ड्स के द्वारा बनाए गए थे और मिडगार्ड और एसगार्ड को जोड़े हुए भी। फॉग एंड फ्रॉस्ट का जो दुनिया है उसे हम नेफलमेर कहते हैं और फ्लेम की जो दुनिया है उसे हम मुसलफिर कहते हैं। अल्फामेर एक ऐसी जगह है यहाँ पर बिगनर्स को बहुत ज्यादा परेशानी आती है रेड करने में। और तभी हमें उस स्केलेटन सोल्जर्स को दिखाया जाता है, एक ऐसे दुश्मन का खौफ जो मरने के बाद भी वापस जिंदा आ जाए, इसकी तो कोई उम्मीद भी नहीं कर सकता और इसके बारे में ना ही कोई सोच सकता है। और बिना किसी डिवाइन स्किल का इस्तेमाल करे हुए इन्हें हराया भी नहीं जा सकता। नहीं, लेकिन ये मेरे लिए काफी ज्यादा बेटर है कि यह हेल्पमेर है। यहाँ पर मेरी नई स्किल का इस्तेमाल करने लिए मेरे लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होगा। तभी मैं सैक्रिफाइस स्किल के बारे में सोचने लगता है और वह बताता है कि सैक्रिफाइस जो स्किल है वह एक नोरा हीलिंग स्किल है। लेकिन जब इस स्किल का इस्तेमाल हम अनडेड के खिलाफ करते हैं तो यह एक सबसे ज्यादा पावरफुल एरिया ऑफ इफेक्ट बन जाता है और काफी ज्यादा रेंज तक सभी मॉन्स्टर, अनडेड मॉन्स्टर की बैंड बजा देता है। एक इतनी ज्यादा पावरफुल स्किल जो उस पावर को डिवाइन पावर जजमेंट ऑफ लाइट में कन्वर्ट कर देता है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वह मॉन्स्टर यानी कि वह अनडेड जेन से फाइट करना चालू कर देता है और जेन भी अपनी लट से फाइट कर रहा है एक स्वॉर्ड की तरह। अबे वो मैजिक स्टाफ है लौड़े, और उससे फाइट करते हुए वो सोल्जर को पीछे फेंक देता है। और जेन को लगता है लेकिन मैं उस तरह की पावर पर डिपेंड नहीं रहना चाहता और वह अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करता है और उस रेत को वहीं पर तबाह कर देता है। और उसी के साथ उसे 70 एक्सपीरियंस पॉइंट भी मिलते हैं और उसमें जितने भी रेत बचे हुए होते हैं वो डायरेक्टली अटैक कर देते हैं और वो भी फाइट करने के लिए रेडी और वो अपने लट से बचाना चालू कर देता है सबकी। और क्या लगता है इस समय पर, प्रेजेंट के समय पर मुझे मेल के तौर पर बिल्कुल भी एक्सपीरियंस मौजूद नहीं है मेरे अंदर, क्योंकि मैंने हमेशा वॉरियर की तरह फाइट की है। और वह अपने लट्ठे बजाते हुए अपनी लाइटिंग चेल का इस्तेमाल करता है और बताता है सिस्टम नोटिफिकेशन के द्वारा कि तुमने 2 रेट्स को हरा दिया है, तुम्हें 140 पॉइंट मिले हुए एक्सपीरियंस के। और वो नीचे आ जाता है हराते उनको और स्माइल मारता और कहने लगता है मैं इस तरह की अपॉर्चुनिटी को इतनी आसानी से नहीं जाने दे सकता। और तभी वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है और हमें बताया जाता है जेन वहाँ से उड़ते हुए निकलता है और कहने लगता है ये मेरे करंट लेवल पर पॉसिबल है करना। और वो अपना स्टाफ घुमाता जोड़ता और उस अनडेड को मारने के लिए चला जाता है। लेकिन उस अनडेड के मारने के बाद उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है, उसका जो स्टाफ होता है वो वहाँ पर टूट जाता है। ये देखकर वो घबराने लगता है और नोटिफिकेशन आता है तुमने स्केलेटन सोल्जर को हरा दिया है, तुम्हें 50 पॉइंट मिले हुए एक्सपीरियंस के। तुम्हारा जो आइटम है जो तुमने पहना हुआ है लोटस गिल्ड के एंट्री लेवल का स्टाफ वह टूट चुका है। ये देखकर तो उसके पसीने पसीने छूट जाते हैं। साला उस स्टाफ को स्वॉर्ड की तरह इस्तेमाल कर रहा है और वो याद करता है किस तरीके से उसने स्टाफ को इस्तेमाल किया था और कहता है अब अगर मैं इस बारे में सोचूं ध्यान से, आखिरकार एक मैच फाइट कैसे करता है। और उसे घंटा मैजिक के बारे में कुछ नहीं पता
और दूसरी तरफ से मॉन्स्टर उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। और क्या लगता है सीरियसली यह टाइम इतना ज्यादा कैजुअली तरीके से एक्टिंग करने का नहीं था और इतना ज्यादा एक्सपीरियंस पॉइंट भी नहीं, और इतना ज्यादा इस्तेमाल करने के कारण मैंने अपना वेपन ही तोड़ दिया। बताओ वेल अब मैं कुछ कर भी नहीं सकता और अपना हाथ उठाता और क्या था, इससे मेरा रिजल्ट तो बिल्कुल भी नहीं बदलता और अपनी उंगली को सामने से नीचे कर देता। तभी वहाँ पर उसकी जो स्किल सैक्रिफाइस होती है वो इंटीमेट हो जाती और आसमान से कुछ अजीब सी रोशनी टपकती है और सिस्टम नोटिफिकेशन भेजता है यहाँ पर अनडेड की प्रेजेंस मौजूद हो रही है फील्ड में। तुम्हारी जो सैक्रिफाइस स्किल है वो अटैक स्किल में बदल चुकी है। जजमेंट ऑफ लाइट इनिशिएट हो रही है और आसमान से एक बहुत बड़ा लाइट की बीम गिरती है जिसके कारण जितने भी ड्रैगन डिफीटेड और उसके बदले में तुम्हें 100 एक्सपीरियंस पॉइंट भी मिलते हैं और जितने भी रेयर्स होते हैं वो भी टपक जाते हैं। उसके बदले में 70 एक्सपीरियंस पॉइंट मिलते हैं और इसका जो लेवल होता है वो 1 से बढ़ जाता है और वो तभी चैन की सांस लेता। आखिरकार ये मॉन्स्टर हारे तो गए और तभी नोटिफिकेशन आता है कि तुम्हारी पूरी स्ट्रेंथ हील कर दिया गया वापस से। और तभी जीएन देखकर क्या लगता है ये बिल्कुल भी इस समय से ज्यादा अच्छे समय पर बिल्कुल नहीं आने वाला था। ये मेरे लिए काफी ज्यादा डेंजरस हो जाता अगर मेरा लेवल इस समय पर नहीं बढ़ा हुआ होता और लेवल बढ़ने के कारण इसकी जो हेल्थ है वो वापस से नॉर्मल हो जाती है। और तभी पे हमें जजमेंट ऑफ लाइट के बारे में बताता है क्योंकि ये एक एस रैंक की स्किल है। यहाँ पर बहुत ज्यादा उससे भी था कार्ड में ऐड करने से भी ज्यादा एक मेज सच में जानता है कि किस तरीके से स्किल का इस्तेमाल किया जाए और मैं नेक्स्ट टाइम इतना ज्यादा लक्की नहीं होने वाला। क्या खैर ये सब छोड़ो, क्या ये एक ट्रांसफर डाउनजोन है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जो लोटस है वो मुझे इस तरीके के डाउनजोन में कभी नहीं भेजता अगर उन्हें पता होता चेक करते हुए यहाँ की इन्फॉर्मेशन। तभी यहाँ पर नोटिफिकेशन आता है तुम्हारी जो करंट लोकेशन है वो हेल्थ के फील्ड ऑफ डेड में है। और तभी वो देखकर सरप्राइज होता क्या लगता है ये नॉर्मल सिस्टम। अब मुझे समझ में आया ये सब क्यों हो रहा है, ये सब इस सिस्टम के कारण हो रहा है। खैर उसका कुछ भी नहीं कर सकते, ये सिस्टम वाकई बहुत ज्यादा अनोइंग है। क्या मुझे रैप स्टोन का इस्तेमाल कर लेना चाहिए? और तभी उसे पीछे से ब्लैक कलर का ऑरा महसूस होने लगता है और वो ये देखकर काफी डर जाता है और पसीने पसीने छूट जाते हैं। और क्या लगता है शिट आखिरकार ये किस तरीके का माना है और यहाँ पर क्या चलने में लगा हुआ है। और पीछे देखता है तो वहाँ पर प्रेशर बढ़ने लगता है उसकी तरफ। और क्या लगता है शिट मेरी तरफ कुछ आने में लगा हुआ है और उसकी जो सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत आने लगती है। और क्या लगता है मैं सांस नहीं ले पा रहा यहाँ पर। आखिरकार ये क्या चीज, आखिरकार मेरी तरफ क्या बढ़ने में लगा हुआ है इतने ज्यादा प्रेशर के साथ। लेकिन एक बात जरूर क्लियर है और तभी वो अपने स्टाफ को उठाता है टूटे हुए और अपने पैर में दे मारता है जिसके कारण उसे बहुत ज्यादा पेन महसूस होता है ताकि वो उससे आजाद हो सके उस स्किल से। और क्या लगता है मैं यहाँ पर एक सिंगल साउंड भी पैदा नहीं कर सकता और मुझे ये भी नहीं पता कि आखिरकार मेरे नजदीक में है क्या। लेकिन अभी के लिए मुझे साइलेंट रहना होगा, मेरे लिए ये चीज काफी ज्यादा डरावनी। और तभी देखता है तो सामने से अजीब तरीके का कुछ दिखाया जाता है, लाल कलर की रोशनी चमक रही होती है और भाई पीछे से उसे कुछ डरावना बहुत डरावना महसूस होता है। और कहता है यह क्या किस तरीके की शेडो है और वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है इसको देखने के बाद। और तभी नोटिफिकेशन आता है कि इस डांजन का बॉस नाइट शेड आ चुका है और हमें नाइट शेड को दिखाया जाता है जो कि कभी मॉन्स्टर डरावना दिख रहा है। तभी नोटिफिकेशन देता है कि तुम्हारा जो लेवल डिफरेंस है बॉस और तुम्हारा यूजर वो काफी ज्यादा डेंजरस है तुम्हारे लिए। तुम्हें एक वार्निंग दी जा रही है कि तुम अभी के अभी इस डांजन से निकल जाओ फटाफट। और ये सुनते हुए वो काफी ज्यादा घबराने लगता है और पसीने पसीना हो जाता है। और क्या लगता है शिट मैं सच में इस चीज को फेस नहीं कर सकता। और तभी वो इन्वेंट्री से कुछ निकालता है लेकिन जो बॉस होता है वो पीछे खड़ा हुआ है उसके और वो उसकी तरफ बढ़ने लगता है और रैप स्टोन का इस्तेमाल नहीं कर पाता और वो रैप स्टोन निकाल तो लेता है लेकिन तभी अचानक से उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है और वो शैडो उसके पीछे आ जाती है और जी सीन उसके लिए काफी ज्यादा डरावना था और वो शैडोज पर अटैक कर देती जिसके कारण वो बहुत ज्यादा दूर जाकर गिरता है और वो रैप स्टोन वहीं पर गिर जाता है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। सिस्टम नोटिफिकेशन देखता है कि तुम्हें वार्निंग दी जा रही है, तुम्हारा जो HP है वो करेक्टली लो हो चुकी है और जीएन काफी ज्यादा घबरा रहा है और अभी का अभी उसकी जो हीलिंग आइटम है वो इमीडिएटली यूज हो गया है। और वो उस बॉस को देखता है तो उसमें से काफी ज्यादा डेंजरस ऑरा निकल रहा है और काफी ज्यादा घबरा भी रहा है उसे देखते हुए और शिट बोलता है यह बिल्कुल भी ठीक नहीं और अपने आप को वहीं पर देखते लगता है उस तरीके से क्या चल रहा है। लेकिन वो मॉन्स्टर का हार मानने वाला और वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और क्या लगता है मैं इस अटैक को अवॉइड नहीं कर सकता। लेकिन देखता है कि उसने तो अटैक किया था अब तक पहुंचा क्यों नहीं मुझ पर। और धीरे धीरे आंखें खोलता है तो वह मॉन्स्टर उसका काफी नजदीक आ चुका होता है उसका हाथ उसके। और कहता है क्या इस नाइट शेड की जो मूवमेंट्स है उसको क्या हुआ, ये अचानक से रुक क्यों गया। तभी अचानक से उसे पीछे की आवाज आती है, कोई कह रहा होता है नहीं तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते इसके साथ। तभी हमें वहाँ पर एक अजीब सी शेडो दिखाई जाती है जहाँ पर वो अजीब व्हाइट कलर के बालों के साथ कोई आती है, लड़की ही है खैर डीमन टाइप की और वो कहती है यह वह पर्सन है जिसे मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ तो तुम इसे चोट नहीं पहुँचा सकते। और वो देखते हुए काफी देर घबराने लगता है और वो उस लड़की उससे कह देती है ये हमारा सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट गेस्ट है। और वह कहता है यह तुम जिसे किस्मत के दौरान जो कि डेस्टिनी एडवर्सरी बनने के लिए हमारा। और यहाँ पर हमें इस डीमन का रूप दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा डरावनी दिख रही है समय पर। और भाई साहब कतई कूल लग रही है लौंडिया तो भले ही गॉडेस है जो भी है पर अपने लिए तो एकदम बवाल है और कतई बड़ी माल है।
तभी गॉडेस जेयन से आकर उसके पास आती है अपने पावर्स के साथ टेलीपोर्ट करते हुए उस धुएं में से ब्लैक कलर के, और उससे कहने लगती है, अच्छा तो वह तुम हो जिसे न्यूरल सिस्टम के द्वारा यानी कि लोकी के द्वारा चुना गया है, वह चाइल्ड जो एडवर्सी बनने का किस्मत को लेकर पैदा हुआ है। और जैसे ही उस आदि भूतनी और आदि बढ़िया माल वाली डीमन जैसी देखकर जेयन कहने लगता है, आखिरकार यह लड़की है कौन, क्या तुमने मेरे साथ ये किया है। और तभी वह लड़की आदि डीमन और आदि एंजल से दिख रही है। आदि तो खैर डरावनी दिख रही है, लेकिन आदि काफी ज्यादा बवाल खैर है गॉडेस, और उससे कहने लगती है, अच्छा तो वह एडवर्सी हो जो कि उस बंदे को मारेगा। लेकिन यह अभी क्लियर नहीं बताया गया है कि ये किस चीज की बात करने में लगी हुई है और किसे जेयन को मारना है। और उसके और भी नजदीक आते हुए उसके मुंह को अपने हाथों से छूती है और कहने लगती है, तुम तो बस एक तुच्छ से बच्चे हो, और तुम्हारी जो साइकिक बॉडी है वो भी एक नॉर्मल इंसान की है। तुम्हारा मैजिक एप्टीट्यूड है वो तो ठीक ठाक है, लेकिन एजर के खिलाफ लड़ना तुम्हारे लिए इतना काफी नहीं है अभी। आखिरकार लोग ने एज एडवर्सरी के तौर पर तुम्हें क्यों चुना। और तभी जेयन को धीरे धीरे करके वह अपने होश खोने लगता है और कहने लगता है, शिट, क्या मैंने अपना ज्यादा ही ब्लड लॉस कर दिया यहाँ पर। मुझे लगता है जल्दी ही मैं अपने यहाँ पर बेहोश हो जाऊंगा। और जो डीमन आई होती जो भी गॉडेस वगैरह जो भी है, वाइस मैं पहले ही इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। तो ये लोकी की डॉटर है, और वो आते हुए अपना नाखून जेयन के गले पर दबाने लगती है, इससे कारण उसके खून निकलता है। और जेयन डरते कहने लगता है, क्या यही मेरा अंत है। अगर मैं यहाँ पर कोलैप्स हो गया या फिर बेहोश होकर गिर गया तो मैंने जितने भी प्लान बनाए हुए हैं सबके सब तबाह हो जाएंगे। मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। मुझे अपने फादर के खिलाफ अपना बदला लेना है। और उसके किसी की विश के बारे में बात कर रहा है जो चाहता था कि ये मैजिशियन बने। अगर ऐसा रहा तो सारे के सारे जो सपने हैं सब धरे के धरे रह जाएंगे मेरे। चाहे कुछ भी हो जाए मुझे इसे सहन करना ही होगा और अपने आप को होश में रखना होगा, और किसी न किसी तरीके से यहाँ से निकलने का कोई रास्ता जरूर ढूंढना होगा। तभी वे रुक जाती है और अपना हाथ उठाते उससे कहने लगती है, लेकिन फिर भी मुझे तुम्हारी आंखों का यह लुक काफी ज्यादा पसंद आया। भाई इस तरीके से कोई भी हो, कोई भी अगर इस तरीके से छेड़ेगी ना तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, भले ही कितनी भी डरावनी क्यों ना हो। और तभी भी जेन से कहने लगती है, बट चाइल्ड तुम काफी ज्यादा वीक हो अभी के लिए, और रैग्नारॉक तुमने जितना सोचा था उससे ज्यादा काफी रफ्तार से बढ़ता जा रहा है अर्थ की तरफ, और तुम्हें काफी ज्यादा रफ्तार से और भी ज्यादा पावरफुल बनना होगा। और अगर तुम ऐसा नहीं कर पाते हो और उस जहन्नुम में तुम वापस चले गए, उससे गर्दन पकड़ लेती है तो मैं तुम्हें खुद अपने हाथों से मार दूंगी। और भाई कतई डरावनी लग रही है। और इसकी आधे बूब्स को बीच में से काट के आधी बॉडी जली हुई दिख रही है और आधी बिल्कुल ललन टाप। और इसकी इतनी ज्यादा पावर देखने के बाद जेन बिल्कुल भी मूव नहीं कर पाता और कहने लगता है, शिट, आखिरकार ये है कौन और इस वुमन के साथ प्रॉब्लम क्या है। और वो उससे कहने लगती है, तुम हमारे लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट चेस का एक पीस हो, और अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें एक और मौका देती हूँ जीने का। देखते हैं तुम कितना जल्दी कितना पावरफुल बनते हो, और फ्यूचर में तुम अभी से ज्यादा कई गुना ज्यादा पावरफुल बनो। और तुम्हारे सामने जो नाइट शैडो बड़ा खड़ा हुआ है तुम्हें उसे हराना होगा। और नाइट शैडो को हमें दिखाया जाता है जो कि मूव नहीं कर रहा, और अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं तुम्हें एक स्पेशल गिफ्ट दूंगी। लेकिन जैसा कि मैंने तुमसे पहले कहा था, तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं बचा हुआ है। और तभी सिस्टम नोटिफिकेशन भेज देता है, और यहाँ पर नोटिफिकेशन में लिखा होता है कि तुम्हारी फर्स्ट मेन क्वेस्ट अराइव हो चुकी है। और जो मेन क्वेस्ट है तुम्हारी हेल्थ ट्राई, इस जो गॉडेस जो भी है वो है उसका नाम हेल्स है, हेल कह सकते हो, और वह एक्सेप्टेड हो चुकी है। और जो गॉडेस होती है वो उसे 2 मंथ का समय देती है और कहती है तुम्हें 2 महीने के अंदर अंदर इस बंदे को हराना होगा। और मेन क्वेस्ट जनरेट हो जाती है हेल्स ट्रायल। हेलम की रूलर तो उसने तुम्हें एक ट्रायल दिया हुआ है, और हेल्स की रिकॉग्नाइज पालो इस नाइट शेड डीमन को समय के अंदर हराने के लिए। और डिफिकल्टी इसकी सी है रिवॉर्ड हेल्स गिफ्ट, और समय बचा हुआ 59 डेज 23 आवर्स एंड 59 मिनट। और फेल होते हो तो टपक जाओगे सीधे डेथ। और वहां पर फिर से उसी ब्लैक कलर की एनर्जी का गोला बनने लगता है और चारों तरफ से जेन को घेर लेता है। और वह देखता है कि उसके चारों तरफ कई सारे ब्लैक हाथ आ जाते हैं जब वह टेलीपोर्ट एंटर कर रहा था उस गेट में, बिल्कुल सेम टू सेम। और हेल उससे कहने लगती है कि उस समय पर अगर तुमने ये प्रूफ नहीं किया कि तुम काफी ज्यादा पावरफुल बन चुके हो तो तुम मेरे हाथों से ही मारे जाओगे, नॉर्नीर के द्वारा चूज किए हुए चाइल्ड। और वहां पर अंधेरा अंधेरा उसकी आंखों के सामने आना चालू हो जाता है। मैं इस बात की उम्मीद करूंगी और प्रे करूंगी कि तुम तुम्हारी बैटल में सक्सेस हो जाओ। और तभी वो कहीं और टेलीपोर्ट हो जाता है और अजीब तरीके की मैसेज अपने सपनों में देखना चालू करता है। और वहां पर लिखा होता है हमेशा, और वही 3 गॉडेस फ्यूचर देखने वाली 3 गॉडेस को दिखाया जाता है जो कि उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ा रहे हैं, और कुछ अजीब से शब्द लिखे होते हैं जिनका मतलब नहीं पता। और तभी धीरे धीरे करके उनकी आंखें खुलती है और अपने आप को एक अनजान जगह पर पाता है। और जैसे ही अपनी पूरी आंखें खोलता है और आसपास देखता है, तभी वह होश में आता है और अपने आप को देखता है आसपास और कहने लगता है, क्या यह तो वह डंजन की एंट्री है। और हमें दिखाया जाता है कि वह डंजन की एंट्री गेट के सामने वहाँ लेटा हुआ आता है और अपनी बॉडी को चेक करता है और कहने लगता है कि मेरे जो घाव लगे हुए थे शरीर में वो तो पूरी तरीके से हील हो चुके हैं और गायब हो चुके हैं, जैसे कि ये कभी हुए ही नहीं थे। क्या उस वुमन ने मेरे साथ ये सब किया है? आखिरकार वह थी कौन?
मुझे तो नहीं लगता कि वह कोई इंसान थी। और तभी जो रिक्वेस्ट क्वेस्ट की जो इंफॉर्मेशन होती है उसकी आंखों के सामने दोबारा से आ जाती है, और जैसे ही उसको देखता है तो वो कहने लगता है सोचते हुए कि यह सपना नहीं था, ये तो सच है और 100% श्योर हूँ। और हेल्थ ट्रायल के नाम से जाना जाता है उस ट्रायल को। और तभी हमें उस हेल्थ के बारे में बताया जाता है और हमें बताते हैं कि ये एक गॉडेस है और इसे हम गॉडेस ऑफ डेथ के नाम से भी जानते हैं, जो हेलेन पर रूल करती है, जो कि 9 रियलमी में से एक रियलमी में मौजूद है। इसका मतलब यह हुआ कि मैं अभी अभी एक गॉडेस से मिला हूँ। यहाँ पर वो उस वक्त का सोचने लगता है जब उसने उससे कहा था, अच्छा तो वह तुम हो जिसे लोगी के द्वारा चुना गया है, हमारे एडवर्सरी। और ये सुनने के बाद वो कंफ्यूज होता है और सोचने लगता है आखिरकार एडवर्सरी है क्या चीज। हाँ, इसने मुझसे अभी यही कहा था। खैर ये सब भूल जाओ, जब से मेरे को ये सिस्टम मिला हुआ है नॉर्डियन सिस्टम, तब से मेरे साथ ये अजीब से हो रहा है और मैंने ये सुना भी है। और सब कुछ मेरे लिए इस समय पर पूरी तरीके से अनक्लियर है और कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। आखिरकार मैं समय में पीछे क्यों आया और हेल के द्वारा एडवर्सरी जो मेंशन किया गया था वो है क्या चीज, और उन्हें आखिरकार मुझसे चाहिए क्या। लेकिन फिर भी मुझे और ज़्यादा पावरफुल बनना होगा। तो एक चीज पूरी तरीके से कंफर्म हो गई, मुझे जितना हो सके उतना ज़्यादा पावरफुल बनना है और इस ट्रायल को जल्द से जल्द क्लियर भी करना है। मेरे पास सिर्फ 2 ही महीने बचे हुए हैं इस ट्रायल को क्लियर करने के लिए। अगर हेल्थ जो भी कहने में लगी हुई है वो सब कुछ सच है और जिस मूवमेंट में रुका गया तो मुझे हेल्थ के द्वारा टपका दिया जाएगा और मैं से मारा जाऊंगा। और तो और इस ट्रायल के अनुसार मुझे इस नाइट शेड को हराना सिर्फ 2 मंथ के अंदर अंदर। मुझे पता है ये इतना ज़्यादा आसान नहीं है, लेकिन अपने पास एक गोल होना भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। लेकिन जितनी भी चीज़ें हैं मेरे लिए वो इतनी ज़्यादा आसान नहीं दिख रही हैं। मेरी जो फाइटिंग स्टाइल है बेसिक से, वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा परेशानी भरा है। मुझे अभी भी मैजिशियन के तौर पर फाइटिंग करने की आदत नहीं है और मैंने अभी तक जितनी भी लो रैंक की स्किल है वह नहीं सीखी। और अगर मुझे अभी के पॉइंट से अपने आप को इम्प्रूव करना है तो मेरे लिए यहाँ पर बेसिक ट्रेसिंग से ज़्यादा कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। तभी वो मोबाइल से मैसेज चेक करता है और भेजे लगता है गिल्ड मास्टर युनसुंग को। तभी वहाँ पर पार्क सुंग जी का कॉल आता है। वहाँ पर मैसेज पड़े हुए होते हैं, क्या तुम ठीक हो? अगर तुम ठीक हो तो गिल्ड मास्टर आपसे मिलना चाहती है, वो भी सामने फेस टू फेस। क्या तुम्हारे पास कल थोड़ा समय है? और वह जानना चाहती है क्या तुम्हारे उस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में क्या सजेशन है। और ये सब पढ़ने के बाद वो खुश हो जाता है और कह लगता है क्या ये बिल्कुल सही समय नहीं है मेरे लिए, ये तो काफी ज्यादा मौके पर चौका मारने जैसा है और वो मैसेज में रिप्लाई करता है, अगर ऐसी बात है तो मैं तुमसे कल मिलता हूँ। और मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को पॉजिटिव माइंडसेट के साथ ले रखा हूँ और खुश होती है वहाँ से जाने लगता है। लेकिन यहाँ पर कुछ एक ऐसी चीज है जो मैं ऐड करना चाहूंगा। उसका यह सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे पर और वह उसी वहीं पर पहुंच जाता है और उस युनवा गिल्ड के पास, और वहाँ उस अंकल मतलब उस बॉडीगार्ड का पीछा करने लगा है और कहने लगता है कि ये लोग मुझे इसलिए यहाँ पर बुलाने में लगे हैं क्योंकि इन्होंने मेरी जो अवेकन प्रोफाइल है वो ऑलरेडी देख रखी है, क्योंकि मेरा जो मैजिक एप्टीट्यूड है वो 97% है। और अगर तुम पूरी दुनिया में ऐसा कोई टैलेंट ढूंढने की कोशिश करते भी हो तो ये इनके इम्पॉसिबल है, इनके बराबर के लिए। तो पास्ट लाइफ में मैं उस समय पर वॉरियर बन चुका था, जब बल्कि मैं उसके लिए सूट भी नहीं करता था, क्योंकि वो इसलिए था क्योंकि मेरा जो इंडिसिसिव नेचर है उसके कारण। भले ही वह लोग जो मेरे आसपास हैं और वह लोग जो टीवी में हैं, वह हमेशा वॉरियर्स को बहुत ज्यादा मानते थे और प्राइज करते थे और उनका सम्मान किया करते थे, और मैजिशियंस को हम हमेशा नकारा करते थे। तो यहाँ पर कोई ऐसा रीजन था ही नहीं कि मैं मैजिशियन बनना चाहूँ उस समय पर। तो सीधी सी बात है, टॉपिक तो यही है ना, कौन बनना चाहेगा? जो चीज समय पर मशहूर है वही चीज तो बनना चाहेंगे एक आम इंसान की तरफ से देखा जाए तो। लेकिन अगर फ्यूचर पॉसिबिलिटी से देखा जाए तो नहीं सोचा इस बंदे ने, नुबड़ा है रे, क्या गुंडा बनेगा रे। और तभी वह जो पार्क सुंगजी होता है वो कहीं एक बड़े से हॉल में उसको लेकर आ जाता है और देखता है सामने कोई खड़ा हुआ है उसके, और ये देखकर जीन कभी सरप्राइज होता है। और वहाँ पर हमें सेंथिस को दिखाया जाता है युनसू को, जो कि उसका इंतजार कर रही होती है और उसे कहने लगती है, अच्छा जीन तुम यहाँ पर आ चुके हो। और उसकी जो ड्रेस है वो टोटली डिफरेंट है, और अभी की ड्रेस अब तो देखो भाई साहब, कुछ लग ही नहीं रहा पहना है कि नहीं पहना, पूरा चिपका हुआ है स्किन ड्रेस है। और वो जेन को देखते हुए एक स्माइल मारती है। कितने लोग बौखला गए इसको देखने के बाद, और स्माइल मारते हुए कहने लगती है, मैं तुम्हारा काफी समय से इंतजार कर रही थी जहाँ पर। मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम्हें यहाँ पर आते हुए कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा होगा। और जब वह सेंथिस से मिलने के लिए जाता है तो वो एक अलग ही कपड़ों में उसके सामने खड़ी हुई होती है और वो देखकर काफी ज्यादा शौक होता है। तभी सेंथिस से देखती है और बुलाती है, अच्छा तुम यहाँ पर आ चुके हो। और इन कपड़ों में सेंथिस कहीं बॉम्ब लग रही है और क्यूट सी स्माइल मारती है, तो इसको सीधा ऐसा लगता है कि इसने एरो मार दिया दिल पर, और कहने लगती है, मैं तुम्हारा काफी समय से इंतजार कर रही थी। और तभी जेन वहाँ जाता है और उससे क्या लगता है, गिल्ड मास्टर हेलो आप कैसी हो? आपको देखकर मुझे कहीं बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। अब वाला अच्छा तो नहीं लग रहा। तभी जो सेंथिस होती है उससे पूछने लगती है, तुमने आखिरकार हमारे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में क्या सोचा? मुझे लगता है जो कंडीशन हमने तुम्हें प्रोवाइड कराई थी वो ज्यादा गुड है, मतलब अच्छी है। तभी जेन उससे लगता है, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, वह सर्टेनली ग्रेट कंडीशंस है, और उन कंडीशन के मुताबिक एक मंथली तुम्हें लिविंग अलाउंस मिलेगी और एंडलेस सप्लाई मिलेगी गिल्ड की तरफ से इक्विपमेंट की, बी रैंक तक की।
और बिना किसी खर्चे के, वो भी फ्री में, भले ही इक्विपमेंट टूट क्यों ना जाए। और जब तुम डंजन को क्लियर कर दोगे, उसका जो प्रॉफिट है वो 8:2 में बटेगा गिल्ड और जिसने गिल्ड को वो किया है, रेड किया है, जितना भी कंट्रीब्यूट रहेगा उसके डिपेंडिंग में। ये जितना भी कॉन्ट्रैक्ट था वो मेरे फेवरेबल में था और मेरे लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है। और यह कॉन्ट्रैक्ट उस लेवल का था जिसमें ए रैंक के लेवल तक को यह कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। तभी जो उसे बताता है कि मैंने ऑलरेडी मैनेजर पार्क जुंगजू को यह बता दिया है, बट इस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट करने से पहले मेरी यहाँ पर एक कंडीशन है। तभी से उसे कह लगती है, जरूर क्यों नहीं, चलो तुम सुनते हैं आखिरकार तुम्हारी क्या कंडीशन है। और तभी ये उसे बताता है और बोलता है, मुझे लगता है कि तुमने ऑलरेडी मेरी प्रोफाइल को देख लिया होगा। मुझे कम से कम 1 महीना भी नहीं हुआ है जब से मैंने अपना करियर पाथ बदल लिया है, और जबकि मैंने अपना करियर पाथ वॉरियन से मैजिशियन में बदल लिया है, तो मैं अभी भी अनफेमिलियर हूँ उन स्पेल से जो कास्ट किए जाते हैं और किस तरीके से कास्ट किए जाते हैं। मुझे पता नहीं है कि मैजिक का इस्तेमाल कैसे करें। तो मेरी कंडीशन ये है तुमसे, गिल्ड मास्टर सुयुंग के लिए मुझे खुद जाकर मैजिक सिखाई, मैजिक को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। ये सुनते ही वो स्माइल मारती है, जैसे कि मुझे पहले से अंदाजा था कि यह क्या मांगने वाला है। यहाँ पर जो अपने सोचकर बताता है कि रेडर के तौर पर सर्वाइव करने का पहला रूल, सबसे बेस्ट कार्ड होना चाहिए तुम्हारे पास, और उसे सिर्फ सभी इस्तेमाल करो जब सबसे ज्यादा इफेक्टिव हो। तभी जो बॉडीगार्ड होता है वो उससे कहने लगता है, मेरे भी यही सोच थी जब हम पहली बार मिले थे, लेकिन इसमें कुछ तो बात है, ये स्पेशल जरूर है। आखिरकार हमारे जो गिल्ड मास्टर वो यूनिवा गिल्ड की मास्टर जो थी और इस पूरी कंट्री में वन ऑफ द एस रैंक्स में से रैंक में आती है, सॉरी नॉट अ कंट्री, इन द वर्ल्ड। और ये बंदा बिना रिजर्वेशन को उससे सीखना चाहता है खुद पर्सनली। तभी जो बोलता है, अगर तुम मेरी कंडीशन से एग्री हो गई तो मैं तुम्हारी जो प्रायोरिटी नेगोशिएशन कॉन्ट्रैक्ट है यूनिवा गिल्ड के साथ तुरंत साइन कर दूंगा। तभी वो कहने लगती है, अच्छा ये तो काफी इंटरेस्टिंग प्रपोजल है मेरे लिए। अच्छा ठीक है, ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट कंडीशन को एग्री करती हूँ। मैं भी इस बात को लेकर काफी इंटरेस्टेड हूँ, आखिरकार तुम क्या कर सकते हो। तभी जो उससे क्या लगता है, अच्छा ऐसी बात है तो मैं आज से और अभी तुम्हारी केयर में रहूंगा। तभी उससे कहने लगती है, ये मेरे लिए प्लेजर वाली होगी, लेकिन उससे पहले मुझे तुम्हारा चैलेंज, मतलब जो तुम्हारा टैलेंट है उसे चेक करना है कि ये सब ठीक है क्या। तभी जो मन में सोचते क्या लगता है, जैसा कि मैंने एक्सेप्ट किया था इससे, योनवा के अनुसार वह ये जानना चाहती है आखिरकार मैं कितना ज्यादा स्किल हूँ और कितना ज्यादा पावरफुल हूँ। और जो बॉडीगार्ड होता है वो गिल्ड मास्टर के एक्सप्रेशन देके काफी सरप्राइज होता है और देखते हो कहता है, जरा देखो सही हमारे गिल्ड मास्टर के इतने एक्सप्रेशन को, और मुझे इस बात का श्योर करना होगा कि मैं हर चीज के लिए प्रिपेयर हो जाऊँ, मतलब तैयार हो जाऊँ। तभी वे कहने लगता है, अच्छा तो तुम चाहती हो कि तुम मेरी एबिलिटी को चेक करो, आखिरकार मुझे ये क्यों करना चाहिए। तभी वो चुटकी बजाती है योनवा और वहाँ पर कुछ आ जाता है धुएं के साथ और ब्लू कलर की रोशनी चमकती है। ये देखकर तो कतई सरप्राइज होता है वो। और तभी जो योनवा होती है वो उससे कहने लगती है, आई मीन सॉरी योनवा नहीं है, इसका नाम मैं भूल गया था, योनवा गिल्ड के गिल्ड मास्टर है। सेंट जिस कहेंगे जो तो ज्यादा बेटर है, कोरियन नेम मेरे को जमते नहीं मेरी जुबान पर, क्योंकि जुबा केसरी, समझ गए। तभी उससे कहने लगती है, ये एक माना क्यूब है, तुम्हें इसको जाकर इसमें क्रॉस करना है अपने आप को, यही तुम्हारा टास्क होगा आज का, और इससे हमें तुम्हारे टैलेंट के बारे में पता चलेगा। ये देखकर वो सरप्राइज हो जाता है एकदम से जी और कहने लगता है, क्या इसने अभी भी कहा माना क्यूब। तभी सेंट से लगते है, तुम इसके बारे में क्या सोचते हो, क्या ये सही नहीं है किसी ऐसे बंदे के लिए जो यूनिवा गिल्ड के साथ प्रायोरिटी कॉन्टेक्ट बना रहा है, तो तुम्हें इतना नहीं करना चाहिए हमारे गिल्ड के लिए। और तभी जीवन मन में सोचते कह लगता है और कहता है, माना क्यूब उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है जो नॉर्मली बी रैंक तक के होते हैं, जो कि अपना माना सेंसिटिविटी की जो बेटर कंट्रोल करना चाहते थे इसीलिए और जानना चाहते हैं। और जबकि मैं मैजिक के रूप में कुछ भी नहीं जानता हूँ, माना वाना कुछ किसी भी चीज के बारे में नहीं जानता हूँ, तो मेरे लिए काफी ज्यादा डिमांडिंग टैलेंट होगा ये, आई मीन चैलेंज होगा। और जो टोटल नंबर रेडर्स के जो टोटल नंबर है जो कि मैजिक के तौर पर जागे हुए अवेकन हो चुके हैं, उनमें से सिर्फ 7% ही ऐसे लोग हैं जो माना क्यूब को क्रॉस कर सकते हैं। क्या मैं इसे क्रॉस करने में कामयाब रहूंगा। तभी जेन उससे क्या लगता है, तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता है कि तुम मेरी स्पिरिट को डाउन करने पर तुली हुई हो। तभी जो सेंटेंस उससे क्या लगती है, आखिरकार मैं ऐसा क्यों करने लगी, अगर तुम फेल हो भी गए तो इसमें यहाँ पर तुम्हारा प्रायोरिटी नेगोशिएशन से उस कॉन्ट्रैक्ट पर कुछ ही फर्क नहीं पड़ने वाला और कंडीशन भी नहीं चेंज होगी, तो मैं घबराने वाली बात नहीं है। मैं यूनिवा गिल्ड की गिल्ड मास्टर होते हुए तो मैं जुबान देती हूँ, जुबा केसरी। तभी जेन मन में सोचते क्या लगता है, अब इसमें मेरी कोई मदद नहीं कर सकता और मैं पीछे भी नहीं हट सकता, अब मुझे इसका सामना करना ही होगा। भले ही मैं इस समय पर फेल हो जाऊं तो मुझे आगे बढ़ते रहना चाहिए। तभी सेंथिस सुंजी ओप्पा से कहने लगती है, चले जाइए आप नेसेसरी तैयारी कर दीजिए फटाफट। तभी बॉडीगार्ड उससे कहने लगता है, क्या ये सही रहेगा इसके लिए। माना क्यूब एक ऐसी चीज है जहाँ पर जो एक्टिव मैजिशियंस रेडर्स हैं वो भी इसे हार्ड समझते हैं क्रॉस करना, और जेएन को इसे क्रॉस करना वो भी जो कि अभी बच्चा है इस समय पर। तभी सेंथिस उससे कहने लगती है, तुम्हें क्या लगता है कि ये बच्चा तुम्हारी आंखों के सामने खड़ा हुआ है वह कोई आम और ऑर्डनरी बच्चा है, ये हमारे वाकई में वर्थ है ट्राई करने के लिए। और वो भी इस बात से एग्री हो जाता है और वह जाने लगता है और एक बटन दबाता है और वो एक्टिवेट कर देता है और अनलॉक कर देता है एक्सेस, और वो माना क्यूब की जो एंट्री होती है वो खुल जाती है और जो उसके अंदर जाना चालू कर देता है।
और कहने लगता माना क्यूब, मैंने पास्ट लाइफ में इसके बारे में काफी ज्यादा सुना हुआ है, लेकिन ये काफी ज्यादा पावरफुल है जितना मैंने सोचा था, जबकि मैं अपने से रियल लाइफ में देख रहा हूँ। तभी सेंथिस कहने लगती है तो हम स्टार्ट करें अपना टेस्ट। मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम्हारे रिजल्ट काफी ज्यादा अच्छा आएंगे, अपना बेस्ट देना, गुड लक। और उसे परमिशन दे दी है अंदर जाने के लिए। जेन उसके सामने खड़ा हो जाता है और अपने आप को तैयार करता है अंदर जाने के लिए, और अंदर चला जाता है। और अंदर जाते हुए दिखता है कि उसका जो अजीब सा लग रहा है किसी जेली में घुस गया हो, और सब लोग उसे देखने में लगी हुई है दोनों को दोनों। तभी बॉडीगार्ड कहने लगता है सच सच बताऊं तो मैं इस बात को लेकर काफी ज्यादा चिंतित हूँ। मैं समझ सकता हूँ कि आखिरकार तुम उस लड़के में इतना ज्यादा इंटरेस्टेड क्यों हो, लेकिन ये अभी भी बस एक यंग बच्चा है। तभी जो सेंथिस होती है वो स्माइल मारती है और कहने लगती है मुझे इस बात पर पूरा भरोसा है कि जेन इसको क्रॉस जरूर करेगा। और तभी बॉडीगार्ड उससे कहने लगता है आखिरकार तुम इतना ज्यादा सर्टेन क्यों हो, क्या रीजन है इसका। और तभी सेंथिस स्माइल मारती है और कहने लगती है ये बस मेरी गट फीलिंग है और कुछ नहीं। ये सुनते ही बॉडीगार्ड भी सरप्राइज होता है और कहने लगती है कि आखिरकार देखते हैं आखिरकार तुम्हें कितना समय लगने वाला है इस माना क्यूब से बाहर आते समय, यह मुझे जानना है। और अंदर का सीन दिखाया जाता है जेन को, जो कि उसके माना क्यूब में घुस चुका है, और वह देखता है उसे अजीब सा महसूस होने लगता है उसकी बॉडी पर, और उसे इतना ज्यादा डेंस होता है माना वहां पर कि उसकी बॉडी को सब कुछ फील होने में लगा हुआ है आसपास का। और कहने लगता है यह तो ऐसा देखने में लग रहा है जैसे कि माना से बनाया समुंदर, लेकिन किस्मत से मैं यहाँ पर सांस ले सकता हूँ बिना किसी परेशानी के। ये तो काफी ज्यादा अच्छा है मेरे लिए। मैं तो इस बात की चिंता करने में लगा हुआ था कहीं मुझे माना रेडिएशन की आदत ना पड़ जाए। नॉर्मली कहा जाए तो माना ऑक्सीजन जैसा ही है इस दुनिया में, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपनी स्किल्स का इस्तेमाल करने के लिए और स्पेल्स कास्ट करने के लिए। अगर ज्यादा देर तक माना कंसंट्रेशन एरिया में कोई ज्यादा देर तक कांटेक्ट में रहता है तो उसकी जो बॉडी है उस पर साइड इफेक्ट पड़ सकते हैं, और सीरियस केसेस में तो उसकी मौत भी हो सकती है। और नथिंग मतलब कुछ भी अच्छा नहीं होगा अगर मैं ज्यादा समय बर्बाद करता हूँ यहाँ पर, और मेरे लिए ये बेटर होगा कि जल्दी जल्दी से क्रॉस कर लूँ। और मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस जगह से निकलने का रास्ता ढूंढूं। और वो अंदर जाना चालू कर देता है और मन में सोचते कहने लगता है जहाँ तक मुझे याद है पास्ट लाइफ के अनुसार तो यहाँ इस कमाना क्यूब से निकलने का सिर्फ एक ही तरीका है, कोई एक ऐसा रास्ता ढूंढना जो कि बाहर से कनेक्टेड है। यहाँ पर इतने ज्यादा वर्ल्ड लूप्स हैं, उनमें से एक रास्ता ऐसा है जो बाहर निकलने के लिए जाता है। और तो और मुझे फोकस करना होगा ताकि मैं पता लगा सकूं, और मुझे माना की वेवलेंथ को महसूस करना होगा अपने बॉडी से। और इतनी ज्यादा टिंगलिंग वेवलेंथ है यहाँ पर, और इनमें से एक ऐसी वेवलेंथ का पता लगाना होगा जो दरवाजे से जुड़ी हुई है, जो बाहर के रास्ते से जुड़ा हुआ है। तभी वो महसूस करना चालू करता है और अचानक से उसे कुछ किसी चीज का महसूस होता है। माना कंसंट्रेटेड बहुत ज्यादा होता है जगह पर, और बहुत सरप्राइज भी होता है। क्या लगता है ये क्या चीज है, और क्या लगता है मैंने अभी भी सबसे ज्यादा डिफरेंट चीज को महसूस किया था। और वह दूसरी तरफ देखने लगता है, उस तरफ जाना चालू करता है और देखता है तो वहां पर कुछ जोरों से चमक रहा होता है। और क्या लगता है क्या ये किसी तरह का क्रिस्टल है। तभी हमें ये क्रिस्टल दिखाया जाता है एक बूंद जैसा। ये देखकर वो सरप्राइज होता है और क्या लगता है इसके अंदर जो ओवरवेलमिंग पावर है ना माना की, वो बहुत ज्यादा है। ये ऐसा महसूस करा रहा है जैसे कि समंदर का सारा का सारा माना सिर्फ इस छोटे से क्रिस्टल में बसा हुआ है। तभी बॉडीगार्ड हमें दिखाता है जो कि सेंथिस से कह रहा होता है सेंथिस आप इस बात को लेकर काफी ज्यादा श्योर थी कि जेन इस माना क्यूब के बिना किसी परेशानी के क्रॉस कर लेगा। तभी सेंथिस कहती है हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं करेगा भाई, लौंडा किसका है, आई मीन धूड़ा किसने है, लौंडा मोंडा मत कहना। तभी वो शौक होता है, सरप्राइज होते क्या लगता है क्या ये कुछ ज्यादा नहीं मांग रही है उस बच्चे से, और ज्यादा उम्मीद नहीं लगा पा रही हो। और यह पर उस समय छोटे मतलब कुछ समय के लिए था वह, जब मैंने वह महसूस किया था, लेकिन अभी तक जो ना हमें जो भी दिखाया है वह मेरे लिए काफी ज्यादा सरप्राइजिंग रहा है। तुम्हें क्या लगता है वो कितने समय तक रहने वाला है वहाँ पर। तभी वह कह लगती है अगर मैं अपने अंदाजे से लगाऊं तो कम से कम 40 मिनट तो लगेंगे ही लगेंगे। आखिरकार मैं इस पूरी कंट्री में फास्टेस्ट थी, सबसे ज्यादा तेज थी निकलने के लिए। और तभी बॉडीगार्ड सोचने लगता है और कहने लगता है कि यहाँ पर सिर्फ 2 प्रोबेबिलिटी बनती है, और हंसने लगता है। लेकिन अचानक से उसे कुछ महसूस होता है और देखता है सामने, पहली प्रोबेबिलिटी ये बनती है कि ये इस माना क्यूब को क्रॉस कर ही नहीं पाएगा, या फिर दूसरी प्रोबेबिलिटी ये बनती है ये तुम्हारा रिकॉर्ड भी तोड़ देगा। गिल्ड मास्टर भाई क्या बोल रहे ला, अपने गिल्ड मास्टर को बुरा बोल रहे ला, इसका रिकॉर्ड तोड़ पाएगा बिडू। तभी सेंथिस हंसती और कह लगती है मुझे भी यही महसूस होता है, लेकिन फिर भी ऐसा पॉसिबल नहीं है, और इस डेस्परेशन सिचुएशन में वो मेरा रिकॉर्ड तोड़ पाए, हाँ, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा सोचती है लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। और वो भी एग्री होता है, लेकिन अचानक से सेंथिस को कुछ महसूस होने लगता है और देखकर वो शॉक होती है, और वो शॉक होते हुए अपने मुंह पर अपना हाथ रखती है, मुंह फटा रह जाता है, कुछ अंदर चला जाएगा बड़ा सा देखकर, इतना मत फाड़ो। और क्या लगती है ये सिंह जी वो पजर देखो तो सही वहाँ पर। और भाई जैसी बॉडीगार्ड सामने देखता है तो वो भी शौक से खुला रह जाता है उसकी आगे सारी, क्योंकि जो माना क्यूब होता है वो टूटना चालू हो जाता है। और इतना टूटती हुई देखने के बाद तो भाई मैं भी शौक हो गया। और वो बॉडीगार्ड कहने लगता है यहाँ पर माना क्यूब में एक क्रैक है और ये पॉसिबल कैसे हो सकता है, और दोनों एक दूसरे को चालू कर देते हैं सरप्राइज के मारे। और इतना ज्यादा शौक होता है कि वो देखना चेक कर देता है और समय देखता है तो देखता है कि इसमें सिर्फ 10 ही मिनट हुए हैं और उसके घिसे हुए, और जो माना क्यूब टूटना चालू हो गया। भाई साहब कतई आग लगा दी। और क्या लगता है सिर्फ 10 मिनट के अंदर इस माना क्यूब के अंदर क्रैक आना चालू हो गया। ये तो वाकई में सरप्राइजिंग है। आखिरकार ये इसके अंदर करने में क्या लगा हुआ है,
और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड समाप्त होता है। तो मैं आप सभी से उम्मीद करता हूँ, कृपया करके रिक्वेस्ट करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारा जो टारगेट है ना सब्सक्रिप्शन का, भाई सब दबा दीजिए फटाफट से, और शेयर मार देना इस चैनल को, इस वीडियो को, और लाइक करना तो मत भूलिएगा बिल्कुल ही। और बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर दीजिएगा, क्योंकि इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो जल्द ही लाने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, साइनिंग आउट।